स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 9th क्लास के लिए जिसका नाम है ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशन को हम लोग गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके जरिए यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Therefore, you can define the gravitation is the force which exists in the universe between any two objects. कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ के ऊपर सारी चीजें जितनी भी हैं वो अर्थ से अट्रैक्टेड हैं, तो इस गुरुत्वाकर्षण फोर्स को जो केवल अर्थ के लिए यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ की ग्रेविटी हम लोग बोलते हैं, जिसके जरिए अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यू कैन डिफाइन द ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके जरिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट या तो मासेस एक दूसरे से आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण फोर्स पूरे यूनिवर्स में तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं कोई भी जिनके बीच का डिस्टेंस है r और इनके मासेस हैं m1 एंड m2, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो इसका मतलब कि सिलेस्टियल बॉडी चाहे हैवी बॉडी हो, जैसे अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रही है, तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। तो सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अर्थ के ऊपर पानी की बूंदें भी जो बादल बरसाते हैं वो पानी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आती है। तो ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है और सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा आकर्षण फोर्स है। इट इज ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में काम करता है ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए इसको हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसी फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं और अर्थ के रिस्पेक्ट में इसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। तो हम सभी लोग अर्थ के ऊपर चल पाते हैं, रह पाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी कारण। तो जितनी भी चीजें अर्थ पे हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ आकर्षित हो रही हैं, माने अर्थ का सेंटर सभी चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो इसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में जानने के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन, जैसा आप सभी स्टोरी जानते हैं, एक बार बगीचे में बैठे थे और पेड़ से एक एप्पल टूट के नीचे गिरा। तो उनके दिमाग में आया या उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इस बिहार पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फेमस न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और बताया कि अर्थ सभी चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो अगर उन्होंने इस लॉ को इस तरीके से समझाया, अगर दो फोर्स हैं, दो मासेस हैं, एक बड़ा मास m1, एक छोटा मास m2, अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है और तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जो एक दूसरे की तरफ लगेगा। दोनों के सेंटर के बीच में ये फोर्स लगेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को आकर्षित करेगा और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को आकर्षित करेगा। तो उन्होंने जो लॉ दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
force of attraction between two objects F is directly proportional to M1 and M2. What does it mean? The force between the two objects, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डिपेंडेंसी है। अगर दोनों का मास बहुत ज्यादा है तो उनके बीच फोर्स भी बहुत लगेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके बीच का फोर्स भी बहुत कम लगेगा। दैट इज force is depend upon the product of the masses, and force is directly inversely proportional to square of distance between them. It is very important. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो फोर्स बहुत कम होगा। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन दो इक्वेशंस को, इन दो प्रोपोर्शनलिटीज को न्यूटन ने बताया। दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो एक्सप्रेशन आता है F is proportional to M1 M2 upon R square. This is product of masses and this is the distance. And in physics, when proportionality sign is removed by equation, we have a constant. एक हमें नियतांक लगाना पड़ता है तो यहाँ पे नियतांक आता है कैपिटल G. This is constant and M1 M2 upon R square. कैवेंडिश ने इस G के बारे में बताया था और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। तो G is called universal gravitational constant. This is very important. Why it is called universal? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी बदलती नहीं है। तो G universal gravitational constant, F force between the two objects, and M1 and M2 are the masses of the two objects, and R is the distance between the two objects, or distance between the center of the two objects. Therefore, G is the universal gravitational constant, and this is nothing but that is Newton's universal law of gravitation. कैवेंडिश ने G की वैल्यू कैलकुलेट की थी और एक्सपेरिमेंटली G की वैल्यू आती है 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे 10 का पावर माइनस है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसीलिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता नहीं चल पाता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं तब तो ग्रेविटेशन फोर्स का पता लगता है, और दो छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का पता नहीं चलता। तो जैसा कि न्यूटन ने बताया कि अर्थ बहुत बड़ी मास है, बहुत ह्यूज मास है, तो इसका फोर्स एप्पल के ऊपर जो बहुत छोटा मास है, बहुत तेजी से उसका एक्सेलरेशन हमें दिखाई देता है, लेकिन एप्पल भी अर्थ को खींच रही है, लेकिन अर्थ के ह्यूज मास होने के कारण उसका डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक दूसरे को आकर्षित करती है। एंड दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये सारे पूरे ब्रह्मांड में ये लागू होता है, और ये बहुत पहले भी था, आज भी है और आगे भी ये रहेगा, इसलिए भी इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। और जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाती है। तो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है।